हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी को स्वागत है आर के क्लासेस के यूट्यूब परिवार पे। इससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड लेक्चर स्टार्ट हुआ था। आज हम लोग थर्ड लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग पढ़े थे इससे पहले की क्लास में मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा के अंतर्गत तीन संरचनाएं पाई जाती है। सबसे पहला जीभ, दूसरा लार ग्रंथि, तीसरा था दांत। तो हम लोग जीभ के बारे में इससे पहले की क्लास में अच्छा से सीख चुके हैं। जीभ क्या होता है, किसे कहते हैं, जीभ में कौन कौन सी कहाँ कहाँ पैपिला पाई जाती है, कौन कौन सी स्वाद कलियां पाई जाती है, जीभ के कौन कौन से पार्ट से स्वाद का पहचान किया जाता है, सारा चीज बता दिया गया है। आज हम लोग मुख गुहा के संरचना को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग मुख गुहा की संरचना में स्टार्ट करने वाले हैं। जीभ को तो कंप्लीट कर लिए थे, जीभ कंप्लीट हो गया। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लार ग्रंथि के बारे में। क्या होता है लार ग्रंथि, किसे कहते हैं लार ग्रंथि, सारा चीज आज के लेक्चर में बताया जाएगा। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लार ग्रंथि के बारे में। क्या होता है लार ग्रंथि? लार ग्रंथि इंग्लिश में बोला जाता है इसको स्लाइवा ग्लैंड। स्लाइवा ग्लैंड, लार ग्रंथि। सबसे पहले लार ग्रंथि, ग्रंथि वर्ड का मतलब आपको समझाएंगे कि क्या होता है। लार ग्रंथि में एक वर्ड आ रहा है जिसका नाम है ग्रंथि। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ग्रंथि क्या होता है। ऐसे ग्रंथि का एक क्लास चलता है, एक चैप्टर अलग है ग्रंथि। लेकिन ग्रंथि वर्ड आया है तो इसका मतलब हम समझा दे रहे हैं ग्रंथि शब्द का मतलब क्या होता है आज की क्लास में। तो ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली एक थैलानुमा संरचना होती है। कैसा संरचना होता है? थैलानुमा संरचना होता है। थैलानुमा संरचना। ग्रंथि शरीर के अंदर कैसे संरचना में पाया जाता है? थैला के आकार का आता है। अब कोई थैला चीज है तो उसमें कुछ न कुछ तो रखल जाता होगा। थैला को ऐसे खाली थोड़ी ना रखेंगे, थैला में कुछ न कुछ तो रखा जाएगा। तो ग्रंथि थैलानुमा संरचना है, तो इसमें क्या क्या चीज भरा हुआ रहता है? तो ग्रंथि में जो है इसके अंतर्गत कुछ रस इसमें पाए जाते हैं, प्लस में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम, और प्लस में कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं इसके अंदर। तो ग्रंथि क्या होता है? एक थैलानुमा संरचना होता है जो रस, एंजाइम और हार्मोन से भरा हुआ रहता है। किस किस चीज से भरा हुआ रहता है? रस, एंजाइम और हार्मोन। इसके अंदर क्या क्या चीज पाए जाते हैं? रस पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं और हार्मोन पाए जाते हैं। ग्रंथि हम लोग के शरीर के अंदर तीन प्रकार की होती है ग्रंथियां। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की ग्रंथियां होती है। सबसे पहला ग्रंथि होता है उसको बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि, इंग्लिश में कहा जाता है इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंड सेकंड को बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि। थर्ड को बोला जाता है मिश्रित प्राकृति के ग्रंथि। मिश्रित प्राकृति के ग्रंथि या मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ग्रंथि के कैसा संरचना में पाया गया था? थैलानुमा संरचना में, जिसके अंदर क्या क्या भरे हुए रहते हैं? रस, एंजाइम और हार्मोन। कितने प्रकार के होते हैं ग्रंथि? तीन प्रकार के होते हैं। पहला का नाम होता है बहिस्रावी ग्रंथि, दूसरा का नाम होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, तीसरा का नाम होता है मिश्रित प्राकृतिक ग्रंथि। क्लियर है सबको यहां तक? आइए अब समझते हैं बहिस्रावी ग्रंथि क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, मिश्रित प्राकृतिक ग्रंथि क्या होता है। तो बहिस्रावी ग्रंथि ऐसा ग्रंथि जो एंजाइम के निर्माण में मदद करता है। किसके निर्माण में मदद करता है? एंजाइम के निर्माण में मदद करता है। तो उसे हम लोग कौन सा ग्रंथि कहते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि किसके निर्माण में मदद करेगा? तो बहिस्रावी ग्रंथि जो है सो एंजाइम के निर्माण में मदद करता है, तो उसको हम लोग बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। क्लियर है सबको? अंतःस्रावी ग्रंथि तो किसका निर्माण करेगा? अब दो चीज, एंजाइम और हार्मोन का निर्माण ग्रंथि करता है, जिसमें से बहिस्रावी ग्रंथि एंजाइम का निर्माण किया, तो अंतःस्रावी ग्रंथि किसका निर्माण करेगा? तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है हार्मोन का निर्माण करता है। हार्मोन का निर्माण, अंतःस्रावी ग्रंथि किसका निर्माण करता है? हार्मोन का। अब सोचिए मिश्रित प्राकृतिक ग्रंथि क्या होगा? तो मिश्रित प्राकृतिक ग्रंथि नाम से ही, वर्ड से ही लग रहा है, मिश्रित मतलब मिश्रण होगा, जो एंजाइम का भी निर्माण करेगा और साथ साथ किसका निर्माण करेगा? हार्मोन का भी निर्माण करेगा। तो एक ग्रंथि जो है एंजाइम प्लस में हार्मोन दोनों चीज का निर्माण करती है। एंजाइम प्लस में हार्मोन दोनों चीज का निर्माण करती है।
तो उसे हम लोग किस प्राकृतिक ग्रंथि कहते हैं? मिश्रित प्राकृतिक ग्रंथि कहते हैं। क्लियर है सबको? फर्स्ट पॉइंट तीनों में सबको क्लियर है? बहिस्रावी ग्रंथि किसका निर्माण करेगा? एंजाइम का। अंतःस्रावी ग्रंथि किसका निर्माण करेगा? हार्मोन का। मिश्रित प्राकृतिक ग्रंथि किसका निर्माण करेगा? एंजाइम और हार्मोन दोनों का, दोनों चीज का निर्माण करेगा, तो उसे मिश्रित प्राकृतिक ग्रंथि कहते हैं। क्लियर है सबको? नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि नालिका युक्त होती है। बहिस्रावी ग्रंथि कैसा युक्त होती है? नालिका युक्त होती है। कहने का मतलब इसमें विशेष प्रकार के नालिका पाए जाते हैं। एंजाइम का निर्माण करेगा तो एंजाइम के निष्कासन के लिए एक विशेष प्रकार की नली होगा, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि नालिका विहीन होती है। नालिका विहीन होती है। एक ग्रंथि कैसा होता है? नालिका विहीन। कहने का मतलब इसके जो हार्मोन का निर्माण कर रहा है अंतःस्रावी ग्रंथि, इसके निष्कासन के लिए एक विशेष प्रकार की नली नहीं रहेगा, ये नालिका विहीन होती है। तो मिश्रित प्राकृतिक ग्रंथि क्या होगा? इसमें नली भी एंजाइम के निर्माण कर, एंजाइम के निष्कासन के लिए नली रहेगा, हार्मोन के निष्कासन के लिए कोई नली नहीं रहेगा मिश्रित प्राकृतिक ग्रंथि में। तो बहिस्रावी ग्रंथि कैसा युक्त होती है? नालिका युक्त होती है। कहने का मतलब इसके निष्कासन के लिए, एंजाइम के निष्कासन के लिए विशेष प्रकार की नली पाई जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि नालिका विहीन होती है, नालिका नहीं पाई जाती है। तो हार्मोन जाता कैसे है? नालिका विहीन होती है तो हार्मोन का निष्कासन एक स्थान से दूसरे स्थान पे शरीर के अंतर्गत कैसे होता है? तो हार्मोन रक्त के माध्यम से, रक्त के माध्यम से, रक्त के माध्यम से पूरे शरीर तक जाता है। रक्त के माध्यम से कहां तक जाता है? पूरे शरीर तक जाता है। ये जो हार्मोन का निर्माण किया अंतःस्रावी ग्रंथि, जब कोई नली है ही नहीं तो किसके माध्यम से पूरे शरीर में जाएगा? तो रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। तो ये होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। अब मिश्रित प्राकृतिक ग्रंथि क्या होता है? जो एंजाइम का निर्माण करता है, इसके लिए विशेष प्रकार की नली पाई जाती है इसके निष्कासन के लिए। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल होता है हम लोग के शरीर के अंदर लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कैसा ग्रंथि का एग्जाम्पल होता है? लार ग्रंथि जो है एक प्रकार के बहिस्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल है। बहिस्रावी ग्रंथि बोले तो जो एंजाइम का निर्माण करेगा। क्लियर है सबको? लार ग्रंथि में अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, लार ग्रंथि ही आज का टॉपिक है, तो दिखाएंगे कैसे उसमें नली रहती है जिसके निष्कासन के लिए एंजाइम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए एक नली, विशेष प्रकार की नली जुड़ी हुई रहती है। क्लियर है सबको यहां तक? लार ग्रंथि नालिका विहीन होती है कि नालिका युक्त होती है? तो नालिका युक्त होती है। क्यों? क्योंकि ये बहिस्रावी ग्रंथि है, इसलिए नालिका युक्त होती है। लार ग्रंथि हो गया, इससे क्या निकलता है? लार निकलता है। और क्या हो जाएगा? ऐसा ही जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, ये सारा कैसे ग्रंथि का एग्जाम्पल होता है? तो ये बहिस्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल होता है। बहिस्रावी ग्रंथि बोले तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है। ठीक है? जो किसका निर्माण करता है? जो एंजाइम का निर्माण करता है। हार्मोन का निर्माण नहीं, बल्कि किसका निर्माण करता है? एंजाइम का निर्माण करता है। नालिका युक्त होती है, इसमें विशेष प्रकार की नली पाई जाती है। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि नालिका युक्त नहीं होती है, ये किसका नालिका विहीन होती है। ये रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल के लिए कुछ एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि का ऐसा बहुत सारा एग्जांपल होता है। पीयूष ग्रंथि में 3 होता है। पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पिनियल बॉडी, थायराइड यहाँ पास होता है गला में। ये सब बहिस्रावी ग्रंथि नहीं बल्कि अंतःस्रावी ग्रंथि का एग्जांपल होता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि का एग्जांपल बोल रहे हैं हम। और ठीक उस तरह से यहाँ पास पाया जाता है थाइमस ग्रंथि। ठीक उस तरह से वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि होता है। ये सारा अंतःस्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल है। क्लियर है सबको? जनन ग्रंथि, ये सारा अंतःस्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल होता है। तो पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, और कौन सा ग्रंथि अभी तो हम बताएं? अधिवृक्क ग्रंथि। ये सारा के कौन से ग्रंथि का एग्जांपल होता है? अधिवृक्क ग्रंथि, ग्रंथि, ये सारा जो एग्जांपल है ये अंतःस्रावी ग्रंथि का एग्जांपल होता है। क्लियर है सबको यहां तक? ग्रंथि सबको समझ में आ गया क्या होता है? बहिस्रावी ग्रंथि सबको समझ में आ गया क्या हो गया? अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है समझ में आ गया? मिश्रित प्राकृतिक ग्रंथि जो हार्मोन का भी निर्माण करता है और एंजाइम का भी निर्माण करता है, उसे अंतः मिश्रित प्राकृतिक के ग्रंथि कहा जाता है। सॉरी एवरीवन, जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का निर्माण करता है उसे मिश्रित प्राकृतिक ग्रंथि कहा जाता है। हमारे शरीर के अंदर सिर्फ एक ही मिश्रित प्राकृतिक ग्रंथि होते हैं जिसका नाम होता है अग्नाशय।
इसका एक ही मात्र एक एग्जाम्पल होता है जिसका नाम होता है अग्नाशय। अग्नाशय पैंक्रियाज ये ऐसा ग्रंथि होता है जो हार्मोन का भी निर्माण करता है और एंजाइम का भी निर्माण करता है। तो उम्मीद करते हैं सबको ग्रंथि यहां तक क्लियर होगा। ग्रंथि क्या बताए हम? ग्रंथि एक थैलानुमा संरचना होता है जो एंजाइम, रस, जूस, रस कोई जूस बोलते हैं, जूस, हार्मोन इत्यादि के निर्माण में क्या करता है? मदद करता है। ये ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। बहिस्रावी ग्रंथि होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि होता है और मिश्रित प्राकृतिक के ग्रंथि होता है। बहिस्रावी ग्रंथि बोले तो कैसा ग्रंथि? वैसा ग्रंथि जो एंजाइम के निर्माण में मदद करती है तथा जो नालिका विहीन होती है उसे कौन से ग्रंथि बोलते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। जैसे कि श्वेत ग्रंथि जिससे पसीना निकलता है। क्या पसीना के निष्कासन के लिए एक विशेष प्रकार की नली होगा? त्वचा, त्वचा से विशेष प्रकार का निष्कासन होता है। जैसे लार ग्रंथि से निकलता है लार, लार के निष्कासन के लिए एक विशेष प्रकार की नली पाई जाती है। ठीक है, उस तरह से जठर ग्रंथि, ये सारे ग्रंथि किसका एग्जाम्पल होते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर है सबको? इसके निष्कासन के लिए विशेष प्रकार की नली पाई जाती है। और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है? जो हार्मोन का निर्माण करता है। यह नालिका विहीन होता है, इसमें नालिका नहीं पाई जाती है। यह रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में दौड़ता है। हार्मोन जो है कोई नालिका के अंदर नहीं दौड़ता है, यह रक्त के द्वारा पूरे शरीर में जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। और मिश्रित प्राकृतिक ग्रंथि क्या होता है? जो एंजाइम का भी निर्माण करता है और हार्मोन का भी निर्माण करता है। जैसे कि एग्जांपल में अग्नाशय एक एंजाइम भी बनाते हैं और हार्मोन भी बनाते हैं। कौन सा एंजाइम कहाँ बनेगा, कौन सा हार्मोन कहाँ बनेगा, ये सारा चीज एक अलग चैप्टर है ग्रंथि, वहां पास पढ़ने के लिए है। अब भी हम लोग को पढ़ना है लार ग्रंथि, सिर्फ लार ग्रंथि के बारे में जानना है। तो हम लोग आज लार ग्रंथि के सीख रहे हैं। तो ग्रंथि एक वर्ड आया इसलिए ग्रंथि शब्द का मतलब समझाया आपको। और मेरा मकसद नहीं है ग्रंथि पढ़ाना। यहाँ पास हम लार ग्रंथि आया तो ग्रंथि शब्द का मतलब समझा रहे थे। 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है, ये आप सबको बताया गया है। क्लियर है सबको यहाँ तक? ग्रंथि में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं दिक्कत नहीं होगा ग्रंथि में। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसे बोलते हैं लार ग्रंथि। अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, क्या स्टार्ट करने वाले हैं? लार ग्रंथि के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। मुख गुहा में उपस्थित संरचना में क्यों हो जाएगा? दूसरा। लार ग्रंथि या इसी का एक और नाम होता है लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि एनसीईआरटी लिखता है इसको लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि कौन लिखता है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी लाला ग्रंथि लिखता है, लेकिन और अदर किताब में देखा जाएगा तो लार ग्रंथि लिखा हुआ नजर आएगा आप सबको। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लाइवा ग्लैंड। स्लाइवा ग्लैंड इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्लाइवा ग्लैंड। आइए हम लोग सीखते हैं लार ग्रंथि के बारे में। तो सबसे पहली बात, लार ग्रंथि एक प्रकार का कैसा ग्रंथि होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि होता है कि बहिस्रावी ग्रंथि होता है कि मिश्रित प्राकृतिक ग्रंथि होता है? तो अभी हम बता चुके हैं आप सबको कि लार ग्रंथि जो होता है कैसा ग्रंथि होता है? ये अंतःस्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल होता है। कैसा ग्रंथि का एग्जाम्पल है? अंतःस्रावी ग्रंथि। तो लार ग्रंथि कैसा ग्रंथि होता है? तो लार ग्रंथि एक प्रकार का अंतःस्रावी सॉरी एवरीवन, लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं बल्कि कौन सा ग्रंथि होता है? बहिस्रावी ग्रंथि होता है। सॉरी एवरीवन, अंतःस्रावी ग्रंथि बोला गया था। लार ग्रंथि कौन सा ग्रंथि का एग्जाम्पल होता है? बहिस्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल होता है। लार ग्रंथि एक प्रकार का बहिस्रावी ग्रंथि है। कैसा ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि है। क्लियर है सबको? जो लार के निर्माण में मदद करता है, जो लार के निर्माण में मदद करता है। लार के निर्माण में क्या करता है? मदद करता है। किसके निर्माण में मदद करता है? लार के निर्माण में मदद करता है। लार ग्रंथि कैसा ग्रंथि का एग्जाम्पल होता है? बहिस्रावी ग्रंथि का, जो लार के निर्माण में मदद करता है। प्रतिदिन कितना लीटर लार बनाता है? तो लार ग्रंथि प्रतिदिन पर डे मनुष्य के शरीर के अंदर प्रतिदिन 1 से लेकर के 1.5 लीटर लार का निर्माण करता है।
एक से लेकर कितना लीटर लार का निर्माण करता है? 1 से लेकर के 1.5 लीटर लार का निर्माण करता है। क्लियर है सबको? हम लोग के मनुष्य के शरीर के अंदर 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य के शरीर के अंदर कितने प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 प्रकार की लार ग्रंथियां उपस्थित रहता है मनुष्य को शरीर के अंदर। सबसे पहला ग्रंथि का नाम होता है पैरोटिड। पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड। क्लियर है सबको? सेकंड का नाम होता है सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर। एंड थर्ड का नाम होता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल। मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के शरीर में याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। 3 जोड़ी कहने का मतलब कितने? 6। ये सब जोड़ा में रहता है, अभी हम बताने वाले हैं सब। सबसे पहला लार ग्रंथि कितने कौन होता है? पैरोटिड। दूसरा का नाम क्या होता है? सबमैंडिबुलर। तीसरा का नाम क्या होता है? सबलिंगुअल। तो लार ग्रंथियां कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। कितनी संख्या में? ये अकेले रहता है कि जोड़ा में? नहीं, ये जोड़ा में रहता है। इसलिए बोलते हैं कि मनुष्य के शरीर के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य के शरीर के अंदर कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। पहला का नाम होता है पैरोटिड, दूसरा का नाम होता है सबमैंडिबुलर और तीसरा का नाम होता है सबलिंगुअल। क्लियर है सबको? आइए एक एक करके समझते हैं कौन क्या है। तो सबसे बड़ा इनमें से कौन होगा? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो ग्रंथि होता है उसको बोलते हैं पैरोटिड, उससे छोटा होता है सबमैंडिबुलर और सबसे छोटा जो ग्लैंड होता है उसको बोलते हैं सबलिंगुअल। क्लियर है सबको? आइए अब तीनों के बारे में हम लोग एक एक साथ करके तीनों के बारे में साथ साथ पढ़ने वाले हैं। डिफिनेशन, तीनों का डिफिनेशन एक साथ सीखेंगे, कौन से कौन कैसे क्या होता है। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पैरोटिड के बारे में। पैरोटिड, तो सबसे पहला नंबर पॉइंट में पढ़ने वाले पैरोटिड का स्थान। पैरोटिड का स्थान कहाँ होता है? हम लोग के शरीर के किस भाग में कहाँ पास पैरोटिड पाया जाता है? तो पैरोटिड एक कान के पास पाया जाता है। पैरोटिड ग्लैंड एक कान के इधर और एक कान के नीचे, एक कान के इस साइड और एक कान के इस कान के एक नीचे पाया जाता है। तो पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पास पाई जाती है? स्थान कहाँ पास होता है? तो एक कान के नीचे, कान के नीचे एक एक ग्रंथि होती है। कान के नीचे एक एक ग्रंथि होती है। कान के नीचे एक एक ग्रंथि पाया जाता है। एक एक ग्रंथि कहने का मतलब इसकी संख्या कितना हो गया? अब बताइए आप, इसकी संख्या कितना हो गया? इसकी संख्या जो हो गया, इसकी संख्या जो हो गया, एक जोड़ा हो गया, एक जोड़ा। क्लियर है सबको? ये सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, सबसे बड़ा ग्रंथि, सबसे बड़ा लार ग्रंथि। सबसे बड़ा लार ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो सबसे बड़ा लार ग्रंथि किसे का बोलते हैं हम लोग? सबसे बड़ा लार ग्रंथि पैरोटिड को कहा जाता है। ये कहां पास होता है? कान के नीचे होता है। ये सबसे बड़ा है लेकिन सबसे ज्यादा लार का निर्माण नहीं करता, इस बात को याद रखिएगा। ये खुद है सबसे बड़ा लेकिन सबसे ज्यादा लार का निर्माण नहीं करता। ये पूरे कितना, एक दिन में कितना लीटर लार का निर्माण हो रहा है? 1 से 1.5 लीटर। 1 से 1.5 लीटर लार के निर्माण में ये पैरोटिड जो है मात्र 20 से 25% पैरोटिड जो है इस लार का निर्माण करने में मदद करता है। 20 से 25% लार के निर्माण में मदद करता है, में मदद करता है। क्लियर है सबको यहां तक? इस सबसे बड़ा लार ग्रंथि है लेकिन सबसे ज्यादा लार का निर्माण नहीं करता, इस बात को याद रखेगा। सबसे ज्यादा मात्रा में लार का निर्माण नहीं करता है। कि मात्र कितना परसेंट लार का निर्माण करता है? तो मात्र 20 से लेकर के कितना परसेंट? 20 से लेकर के 25% लार के निर्माण में जो मदद करता है वो कौन मदद करता है? वो कौन मदद करता है? सॉरी एवरीवन, 20 से 25% लार के निर्माण में जो मदद किया वो कौन से ग्लैंड करता है मदद? पैरोटिड ग्लैंड करता है। क्लियर है सबको यहां तक?
किसी को भी दिक्कत है तीनों ग्लैंड में, सॉरी ये पैरोटिड ग्लैंड में जितना पॉइंट बताएं उसमें, उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं होगा। सेम प्रोसेस तीनों ग्लैंड में करने वाले हैं। सेम प्रोसेस कहने का मतलब सबसे पहला इसका क्या सीखे थे, स्थान। ठीक उसी तरह से सबमैंडिबुलर में अब हम लोग स्थान सीखने वाले हैं। स्थान, सबमैंडिबुलर का स्थान कहां पास होता है, कहां पास पाया जाता है, ये दोनों कान के ठीक नीचे पाया जाता है, इसलिए इसे कर्ण पूर्व भी कहा जाता है। कर्ण पूर्व, एक कान के ठीक नीचे पाया जाता है, इसलिए इसको कर्ण पूर्व भी कहा जाता है। क्लियर है सबको यहां तक? अब समझते हैं इसका स्थान कहां होता है, सबमैंडिबुलर का स्थान कहां होता है, आइए हम लोग समझते हैं। सबमैंडिबुलर यहां पास पाया जाता है, इस जबड़ा के नीचे पाया जाता है, इस जबड़ा के नीचे पाया जाता है। ये जबड़ा जो है दिख रहा है ना यहाँ पास, इसी के नीचे रहता है कौन, सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर तो ये कहां पास पाया जाता है, जबड़ा के नीचे, जबड़ा के नीचे, जबड़ा के नीचे पाया जाता है। क्लियर है सबको? ये जबड़ा के नीचे पाया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है अधोहन्नु। अधोहन्नु, इसे क्या बोले थे, कर्णपूर्वा। कर्णपूर्व क्यों कहे थे, क्योंकि दोनों कानों के ठीक नीचे पाया जाता है, ये जबड़ा के नीचे पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं अधोहन्नु। अधोहन्नु किसको कहा जाता है, सबमैंडिबुलर को कहा जाता है। क्लियर है सबको यहां तक? अब हम लोग समझते हैं स्थान के बाद समझते हैं इसकी संख्या। अब दोनों जबड़ा इधर भी एक और इधर भी एक, तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा, सेम टू सेम संख्या हो जाएगा। इसकी पैरोटिड की संख्या कितना था, एक जोड़ा, तो इसकी भी संख्या कितना हो जाएगा, एक जोड़ा हो जाएगा, एक जोड़ा। क्लियर है सबको? एंड नेक्स्ट क्या बोले थे, सबसे बड़ा लार ग्रंथि, सबसे बड़ा नहीं होता, ये मांजिल होता है। मांजिल बोले तो सेकंड स्थान पे आता है। मांजिल होता है, घर में जैसे बड़ छोट मांजिल होते हैं ना, बड़ मांजिल छोट, इसलिए सबसे बड़ा कौन है, पैरोटिड, बीच में कौन है, सबमैंडिबुलर, और सबसे छोटा कौन है, सबलिंगुअल है, तो ये मांजिल होता है। और सबसे बड़ा लार ग्रंथि है लेकिन ये मांजिल है। एक कितना परसेंट लार के निर्माण में याद मदद करता है, तो याद रखेगा यह सबसे ज्यादा लार के निर्माण में मदद करता है, सबसे ज्यादा लार के निर्माण में, सबसे ज्यादा लार के निर्माण करता है, लार के निर्माण करता है। सबसे ज्यादा लार का निर्माण कौन करेगा, सबसे ज्यादा लार का निर्माण करता है सबमैंडिबुलर। क्लियर है सबको? कितना परसेंट लार का निर्माण करता है, तो ये लगभग 70 से लेके 75% लार का निर्माण करता है। 70 से 75% लार का निर्माण किसके द्वारा हो जाता है, कौन करता है देखने में मांजिल, लेकिन सबसे ज्यादा जो लार का निर्माण करता है वो सबमैंडिबुलर करता है। क्लियर है सबको? यहाँ पास अधोहनु करता है, अधोहनु जबड़ा के नीचे पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं अधोहनु। एक कान के ठीक नीचे पाया जाता है, इसलिए बोलते हैं कर्णपूर्वा। क्या बोलते हैं, कर्णपूर्वा। इसकी संख्या कितना था, एक जोड़ा, तो इसकी भी संख्या कितना है, इसकी संख्या कितना है, एक जोड़ा। ये कैसा था, सबसे बड़ा लार ग्रंथि था, तो ये मांजिल है। सबसे ज्यादा लार कौन बनाता है, सबसे ज्यादा लार बनाता है ये, और सेकंड स्थान पे है ये लार के निर्माण में। लार का निर्माण कितना से कितना परसेंट करता है, 25 से 30%। ये कितना से कितना परसेंट करता है, 75 से 70 से 75%। अब सेम प्रोसेस उसमें सीखते हैं, सबलिंगुअल में। आइए, तो सबसे पहले इसका स्थान सीख लेते हैं, कहां पास है स्थान। तो इसका जो स्थान है, इसका स्थान था जबड़ा के ठीक नीचे, इसका स्थान है जीभ के ठीक नीचे, जीभ के नीचे, जीभ के नीचे पाया जाता है, जीभ के नीचे पाया जाता है, इसलिए इसको अधोजिह्वा भी कहा जाता है, अधोजिह्वा, अधोजिह्वा कहा जाता है। जीभ के ठीक नीचे पाया जाता है, इसलिए इसका नाम होता है अधोजिह्वा। एक रहता है कि दो, ये भी जोड़ा में रहता है। बोले ना लार ग्रंथि किस में पाई जाती है, जोड़ा में। 3 जोड़ी कहने का मतलब 6 को, 2 गए 2 गए 2 गए, तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा, इसकी संख्या कितना हो जाएगा, एक जोड़ा हो जाएगा, इसकी संख्या कितना हो जाएगा, एक जोड़ा। एंड सेकंड थर्ड पॉइंट में क्या सीखे थे, ये सबसे छोटा लार ग्रंथि होता है, सबसे बड़ा वो था
मांजिलेथा ये सबसे छोटा लार ग्रंथि है। सबसे छोटा लार ग्रंथि कौन होता है? सबलिंगुअल। एंड थर्ड पॉइंट, कितना परसेंट लार का निर्माण किया था? ये 20 से 25। ये कितना परसेंट? 70 से सबसे ज्यादा लार का निर्माण यही किया। सबसे कम लार का निर्माण करता है, सबसे कम लार के निर्माण में, सबसे कम लार का निर्माण करता है, ऐसे लिखते रहे। सबसे कम लार का निर्माण करता है। क्लियर है सबको? कितना परसेंट? तो लगभग 5%, लगभग 5% लार का निर्माण, लार का निर्माण। तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा तीनों ग्लैंड। सबसे पहला कौन सा? पैरोटिड। सेकंड कौन सा? सबमैंडिबुलर। थर्ड कौन सा? सबलिंगुअल। सबसे बड़ा कौन इसमें? पैरोटिड। सबसे छोटा कौन? सबलिंगुअल। बीच में कौन? सबमैंडिबुलर। सबसे ज्यादा लार का निर्माण कौन किया? सबमैंडिबुलर। सबसे कम लार का निर्माण कौन किया? सबलिंगुअल। सबसे ज्यादा लार का निर्माण कौन किया? पैरोटिड। यह कहां पाया जाता है? कान के नीचे। ये कहां पास पाया जाता है? जबड़ा के ठीक नीचे। ये कहां पास पाया जाता है? जेब के ठीक नीचे पाया जाता है। कितना संख्या होता है? सबका एक एक जोड़ा में संख्या होता है। कितना परसेंट लार का निर्माण करता है पैरोटिड? 20 से लेकर के 25%। ये कितना परसेंट लार का निर्माण करता है? ये 70 से लेकर के 75%। ये कितना परसेंट लार का निर्माण करता है? तो ये करता है कितना से कितना परसेंट? लगभग 5% लार का निर्माण करता है। सबको क्लियर है यहां तक? किसी को दिक्कत है तीनों ग्लैंड में? उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है पैरोटिड, इन सभी ग्लैंड से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस सभी ग्लैंड से हम लोग निकाल लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या सा कुछ नोट हम लोग सीख लेते हैं यहाँ पास। नोट, गलफुल्ली बीमारी का नाम सुने हैं? गलफुल्ली, गलफुल्ली बीमारी कैसा होता है? पैरोटिड ग्लैंड में सूजन के कारण गलफुल्ली नामक बीमारी होता है। कौन से ग्लैंड में सूजन के कारण? पैरोटिड। पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पास पाया जाता है। पैरोटिड ग्लैंड में सूजन के कारण कौन सी बीमारी होती है? गलफुल्ली नामक बीमारी होती है पैरोटिड ग्लैंड में सूजन के कारण। कौन से ग्लैंड में सूजन? पैरोटिड ग्लैंड में सूजन के कारण, सूजन के कारण, पैरोटिड ग्लैंड में सूजन के कारण कौन सी बीमारी होती है? गलफुल्ली नामक बीमारी। ये पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आखिर क्यों होती है? पैरोटिड ग्लैंड में सूजन क्यों होती है? तो पैरोटिड ग्लैंड में सूजन होने का जो मेन कारण होता है, याद रखिएगा, वायरस के संक्रमण के कारण। कौन सा वायरस? पैरामिस्को नामक वायरस के संक्रमण के कारण, पैरामिस्को नामक वायरस के, सॉरी एवरीवन, संक्रमण से, पैरामिस्को नामक वायरस के संक्रमण से कौन सी बीमारी होती है? गलफुली नामक बीमारी होती है। गलफुली बोले तो गलसुआ भी इसी को कहा जाता है। गलसुआ, गलसुआ। पैरोटिड ग्लैंड में सूजन जो होता है वो कौन सी बीमारी में होता है? गलफुली या गलसुआ नामक बीमारी में। ये क्यों होता है? पैरामिस्को नामक वायरस के संक्रमण के कारण होता है। क्लियर है सबको? नोट 1 पॉइंट एंड नोट सेकंड पॉइंट समझिएगा ध्यान से। नोट सेकंड, नोट सेकंड पॉइंट है, कौन सा ऐसा ग्लैंड होता है जो सांप में जहर के समान काम करता है? सांप में जहर के भांति काम करता है। तो याद रखिएगा, पैरोटिड ग्लैंड ही, पैरोटिड ग्लैंड सांप में, पैरोटिड ग्लैंड सांप में जहर के समान कार्य करता है। सांप में जहर के समान कार्य करता है। हाँ,
सांप में भी पैरोटिड ग्लैंड पाए जाते हैं जो जहर के समान काम करता है। क्लियर है सबको यहां तक? किसी को दिक्कत है? दिक्कत होना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होगा उम्मीद करते हैं। पैरोटिड ग्लैंड में जो जहर के समान काम करता है, पैरोटिड ग्लैंड सांप में जहर के समान, इसी ग्लैंड के कारण सांप जो है जहर को हमारे शरीर के अंदर भेजता है, काटने के बाद जहर हमारे शरीर के अंदर आता है। क्लियर है सबको पैरोटिड ग्लैंड? किसी को दिक्कत है? नहीं ना? एंड नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं पैरोटिड ग्लैंड से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले हम पिछला पेज पे आएंगे, ये जो समझाए हैं हम तीनों ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। ये सब किस तो समझ में आ गया। आइए एक फिगर के माध्यम से तीनों ग्लैंड को हम लोग अच्छा से समझ लेते हैं। देखिए ए है, एक ग्लैंड है, आप सबको हम बताने वाले हैं कौन सा ग्लैंड कहाँ पास पाया जाता है, कौन सा डक्ट पाई जाती है, कौन सी नली पाई जाती है, ये सारा चीज आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला ये जो ग्लैंड दिख रहा है, अभी हम बताएं, आपको पढ़ाया था कि कान के ठीक नीचे पाया जाता है। ये जो ग्लैंड दिख रहा है, ये जो ग्लैंड दिख रहा है आप सबको, ये जो ग्लैंड है, ये कौन सा ग्लैंड है? ये कौन सा ग्लैंड है? पैरोटिड ग्लैंड है। ये सबसे बड़ा, देखिए पैरोटिड, और ये जो ग्लैंड दिख रहा है, इस ग्लैंड को बोलते हैं सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर। और ये जो ग्लैंड ग्लैंड दिख रहा है, इसको बोलते हैं सबलिंगुअल। तो साइज में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? पैरोटिड। तो अभी तो बताएं कि पैरोटिड सबसे बड़ा होता है, और छोटा, उससे छोटा कौन दिख रहा है साइज में? सबमैंडिबुलर होता है कि मांझिल होता है, सेकंड स्थान पे होता है। और सबसे छोटा कौन होता है? तो सबमैंडिबुलर होता है। देखिए तो ध्यान से देखिए, पैरोटिड ग्लैंड सिंगल डक्टेड होती है। सिंगल डक्ट कहने का मतलब इसमें एक नली पाई जाती है। एक इधर ग्लैंड है तो जस्ट इसके अपोजिट साइड एक ग्लैंड रहेगा। क्लियर है सबको? एक इधर तो एक इधर ग्लैंड रहेगा। पैरोटिड ग्लैंड ये सिंगल डक्ट नली, सिंगल डक्ट ग्लैंड होती है। तो जो पॉइंट हम वहां पास ढेर सारा बताए थे, उसमें एक और पॉइंट जोड़ सकते हैं ग्लैंड में। यहाँ पास जो भी ग्लैंड बताए हैं, तीनों ग्लैंड के बारे में अच्छे से समझाए हैं, इसमें एक और पॉइंट हम जोड़ सकते हैं। क्या? नीचे हम स्पेस बनाते हैं और जोड़ते हैं एक और पॉइंट। आइए अब उस पॉइंट को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पास, कौन सा पॉइंट था सब। तो हम पॉइंट बताएं कि पैरोटिड ग्लैंड जो होती है, पैरोटिड ग्लैंड वो सिंगल डक्ट होती है। सिंगल डक्ट का मतलब सिंगल डक्टेड होती है। सिंगल डक्टेड कहने का मतलब सिर्फ में एक ही नली पाई जाती है, सिंगल डक्टेड, डक्टेड। पैरोटिड ग्लैंड कैसा होती है? सिंगल डक्टेड होती है, एक नालिका होती है उसमें। क्लियर है सबको? आइए अब हम दिखाते हैं आपको सबमैंडिबुलर कैसा होता है। सबमैंडिबुलर देखिए तो सबमैंडिबुलर कहां दिख रहा है? सबमैंडिबुलर, 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 यहां। सबमैंडिबुलर, ये जो दिख रहा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड है। ये यहाँ पास पाया जाता है, जबड़ा के ठीक नीचे होता है, बताए थे निचली जबड़ा के ठीक नीचे होता है। ये सबमैंडिबुलर डक्ट है। इसमें देखिए एक ही नली निकली हुई है, यहाँ से एक नली गया है, ये नली गया है, देखिए सबमैंडिबुलर डक्ट इसका नाम होता है। या इसी नली को हम लोग बोलते हैं एक और हॉर्टन नली। क्या बोलते हैं इसको? हॉर्टन नली। ये सिंगल नली जो पैरोटिड ग्लैंड से निकला था, डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं। स्टेंसन नली कहा जाता है उसको। इस बात को वहां पास हम लिख भी देते हैं। यहाँ पास सिंगल डक्टेड नली को क्या बोलते हैं? स्टेंसन नली, स्टेंसन नली, स्टेंसन नली कहा जाता है। स्टेंसन नली क्या करता है? एक ग्रंथ एलार को मुख तक लेकर के जाता है, एलार को मुख तक, मुख तक लेकर जाता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? सिंगल डक्ट नली होता है, एक्सटेंशन नली बोलते हैं, या इसको पैरोटिड डक्ट भी कहा जाता है इंग्लिश में। अब हम पीछे दिखाएं सबको, ये सिंगल डक्टेड होता है। और उसके बाद सब मैंडिबुलर में इसी पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं सोच के बताइए, इस पॉइंट को क्या कैसे ऐड कर सकते हैं? ये भी सिंगल डक्टेड है लेकिन उसका नाम अलग है, सिंगल डक्टेड।
सिंगल डक्टेड ये भी होता है सब मैंडिबुलर भी होता है सिंगल डक्टेड, लेकिन इसका नाम अलग है। इसका नाम क्या बताए थे, देखिए आप सब फिगर में देख सकते हैं। ये जो सिंगल डक्टेड नली होता है, सिंगल डक्ट, ये सब मैंडिबुलर से सिंगल डक्ट, सब मैंडिबुलर डक्ट या हॉर्टन नली कहा जाता है इसको। कौन सी नली कहा जाता है, इंग्लिश में लिखा हुआ था वहां पास सब मैंडिबुलर डक्ट, हम हिंदी में यहाँ पास लिख दिए हॉर्टन नली। यहाँ पर सिंगल डक्टेड नली को क्या बोलते हैं, हॉर्टन, हॉर्टन नली। इसी नली से लार जो है, लार कहाँ पहुंचता है, सेम बात, ये नली लार को मुख में लेकर जाता है, लार को मुख में लेकर जाता है, मुंह तक पहुंचता है, मुंह तक पहुंचता है, पहुंचता है। किसी को दिक्कत है यहाँ पास। अब ठीक उसी तरह से सब लिंगुअल में देखेंगे ना, तो ये मल्टी डक्टेड नली होती है, मल्टी डक्टेड, ये मल्टी डक्टेड होती है। कहने का मतलब एक डक्ट नहीं होता है, इसमें ढेर सारी नलियां पाई जाती है। कहाँ, कैसे, तो आइए हम दिखाते हैं ढेर सारा नली है कि नहीं। देखिए, एक नली, दो नली, तीन नली, चार नली, 5, 6, 7, इस तरह से ढेर सारी नलियां पाई जाती है, तो मल्टीपल डक्ट होती है। सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड कैसा होता है, मल्टी डक्टेड होता है। मल्टी डक्टेड कहने का मतलब एक नली नहीं बल्कि ढेर सारे नली यहां से निकले हुए रहते हैं। इस नली को डक्ट ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं, या बोलते हैं रिविनस नालिका। क्या बोला जाता है, रिविनस नालिका। क्या बोला जाता है, रिविनस नालिका। मल्टी डक्टेड को क्या बोलते हैं, रिविनस, रिविनस नालिका, रिविनस नालिका बोला जाता है, रिविनस नालिका कहा जाता है। ये नालिका के द्वारा कहाँ पहुंचता है, मुख में लार पहुंचता है, मुख में लार पहुंचता है, पहुंचता है इस नली के द्वारा ही। तो किसी को दिक्कत है तीनों ग्लैंड में, उम्मीद करते हैं कि तीनों ग्लैंड में किसी को दिक्कत नहीं होगा। आइए हम फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं तीनों ग्लैंड को ओरली बोल करके। सबसे पहले क्या सीखे थे, स्थान। पैरोटिड का स्थान कहाँ होता है, कान के नीचे। आंख बंद करके आप लोग बोलिएगा पैरोटिड का स्थान कहाँ होता है। पैरोटिड का स्थान कहाँ होता है, आंख के ठीक नीचे। पैरोटिड की संख्या कितना होता है, एक जोड़ा। पैरोटिड जो है, पैरोटिड सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। कितना परसेंट लार का निर्माण करता है, 20 से 25% लार का निर्माण मदद करता है। ये सिंगल डक्ट नली होती है जिसको बोलते हैं एक्सटेंशन नली, जो जहां से इस नली के द्वारा ही लार जो है यहां से लेकर के मुख तक आता है। क्लियर है सबको पैरोटिड। सेम में हम लोग सीखेंगे सबमैंडिबुलर में, सेम पॉइंट। सबसे पहले स्थान कहाँ, जबड़ा के नीचे, इसलिए इसको अधोअनु भी कहा जाता है। इसकी संख्या कितना होता है, एक जोड़ा। मांझिल यानी कि सेकंड स्थान पे होता है। सबसे ज्यादा लार का निर्माण करता है, लेकिन सबसे ज्यादा लार का निर्माण बात करेगा तो सब मैंडिबुलर सबसे बड़ा संख्या किस ग्रंथि का होता है, तो पैरोटिड। सबसे ज्यादा लार कौन बनाएगा, तो सब मैंडिबुलर बनाएगा। कितना से कितना परसेंट, 70 से 75% लार का निर्माण करता है। ये भी सिंगल डक्टेड होती है, लेकिन इसका नाम अलग है, हॉर्टन नली या सब मैंडिबुलर डक्ट कहा जाता है इंग्लिश में इसको। इस नली के द्वारा लार कहां तक पहुंचता है, मुंह तक पहुंचता है। उसके बाद है सबलिंगुअल। कहने का मतलब सबलिंगुअल कहां पाई जाती है, जीभ के ठीक नीचे पाई जाती है, इसलिए इसको अधोजिह्वा भी कहा जाता है। इसकी संख्या एक जोड़ा होता है, छोटा लार ग्रंथि होता है, सबसे कम लार का निर्माण करता है। छोटा है तो कम करेगा ही करेगा। ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार फिर से। लगभग कितना परसेंट, 5% लार का निर्माण करता है। लगभग कितना परसेंट लार का निर्माण करता है, 5%। ये मल्टी डक्टेड नली होती है, जो रिवनस नालिका जिसका नाम होता है, मुख में लार तक पहुंचता है इसी के द्वारा। किसी को भी दिक्कत है ग्लैंड में, ये कौन सा ग्लैंड हो गया, ये हम लोग के मुख गुहा में पाई जाने वाली ग्लैंड हो गया। क्लियर है सबको यहाँ तक, उम्मीद करते हैं किसी को दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। आइए अब इसी में आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसी में आगे कंटिन्यू क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख रहे थे हम लोग नोट। उससे पहले एक बार फिर से हम फिगर पे आएंगे, फिगर को हम समझा दे रहे हैं फिर से। कौन सा ग्लैंड, पैरोटिड। एक इधर तो जस्ट इसके पीछे सेम पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी, इससे नली जो निकला हुआ रहता है उसे कौन सा ग्लैंड नली बोलते हैं, एक्सटेंशन नली या डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं इसको। क्लियर है सबको। उसके बाद है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड नीचे, जबड़ा के ठीक नीचे पाया जाता है। एक कौन सी नली के द्वारा
इससे कौन सी नली मुख तक जाती है? तो सबमैंडिबुलर डक्ट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हॉटन नली कहा जाता है, हॉटन नली। क्लियर है सबको? ठीक उसी तरह से एक ग्लैंड पाई जाती है जीभ के नीचे, जिसका नाम होता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ग्लैंड मल्टी डक्टेड होती है, ढेर सारा नली पाई जाती है। रिवनस नालिका द्वारा, रिवुलस नालिका के द्वारा लार जो है इससे मुक्त पहुंचता है। ये सब किसका निर्माण कर रहा है? तो लार का निर्माण कर रहा है। ये सारा चीज हम बता चुके हैं। आइए अब उस नोट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाँ, दो नोट पॉइंट हुआ था यहाँ पास। क्लियर है सबको? यहाँ तक नोट, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अब सीखते हैं इस लार ग्रंथि से किसका निर्माण होता है? लार का निर्माण होता है। लार ग्रंथि से लार ग्रंथि से लार का निर्माण होता है। लार ग्रंथि से किसका निर्माण होता है? लार का निर्माण होता है। तो अब जो हम लोग सीखने वाले हैं, अगला हेडिंग जो लगेगा, लार का संगठन। लार का संगठन, लार में कौन कौन सी चीज कितना कितना परसेंट पाया जाता है, इस सारा चीज आपको हम बताने वाले हैं। ये लार कहाँ से निकलता है, कौन सी ग्रंथि से निकलता है, ये तीनों ग्रंथि को डिटेल में हम बताए हैं कौन सी ग्रंथि से निकलता है। ऐसे क्लियर है सबको? पूरा डिटेल में बताया गया है ग्रंथि के बारे में, कौन से ग्रंथि में क्या डिफरेंस होता है, सबको इसलिए एक साथ बताए हैं। सबसे बड़ा कौन, छोटा कौन, कितना लार का निर्माण कौन करता है, कौन सिंगल डक्टेड होता है, मल्टी डक्टेड कौन होता है, स्थान कहाँ किसका है, सारा चीज बताया गया। संख्या कितना है, तो लार का संगठन। तो सबसे पहले लार के संगठन में आता है सबसे पहला मात्रा में जल। जल, लार में जो जल की मात्रा होती है वो 99% होती है, इस बात को याद रखिएगा। कितना परसेंट होती है? 99%। तो लार में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? अब 99% यही हो गया, तो सबसे अधिक मात्रा में तो यही होगा ना। लार में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाई जाती है? लार में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाई जाती है? तो जल पाई जाती है। क्लियर है सबको? ये जल क्या करता है? सॉरी एवरीवन, एलआर क्या करता है, क्या करने में मदद करता है? एलआर, एलआर जो है भोजन को चिकना बनाने में मदद करता है। कहने का मतलब है, जब मुख गुहा में भोजन गया, मुख गुहा में भोजन गया, तो जाने के बाद वो भोजन चिकना होता है ताकि ग्रास नली में सही से जा पाए। ये हम बढ़ाएंगे आगे चल के। मुख गुहा में भोजन गया तो लार से सही से सनता है, जो लार से सही से सनता है, तो लार में कितना परसेंट जल होता है? 99% जल होता है। सबसे अधिक मात्रा में लार में क्या पाई जाती है? सबसे अधिक मात्रा में लार में जो पाई जाती है वो जल पाई जाती है। कितना परसेंट? 99% पाई जाती है। क्लियर है सबको? ये भोजन को क्या बनाता है? ये भोजन को चिकना बनाने में मदद करता है। ये भोजन को चिकना बनाता है, चिकना बनाता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? उम्मीद किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। 99% तो जल ही हो गया, तो शेष भाग में कौन कौन सी चीज पाई जाती है? शेष भाग, लार के संगठन। लार के संगठन में हम क्या बताएं, पहला क्या बताएं, जल कितना परसेंट पाई जाती है? जल 99% पाई जाती है। क्लियर है सबको? अब सेकंड पॉइंट बताने हैं, शेष भाग में देखिएगा क्या क्या चीज रहता है। शेष भाग में सबसे पहला भाग जो आता है, शेष भाग में सबसे पहला भाग आता है म्यूकस। म्यूकस, ये 1% में, शेष 1% में इतना सारा चीज आ रहा है। सबसे पहला भाग क्या आता है? म्यूकस। म्यूकस क्या काम करता है लार में? ये भी भोजन को चिकनापन प्रदान करता है। ये भी भोजन को चिकना बनाता है, चिकना बनाता है। ये भी भोजन को क्या बनाता है? चिकना। इसके अलावा कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स, मिनरल्स बोले तो खनिज, जैसे कि सोडियम,
पोटेशियम, क्लोरीन, ये सारा चीज पाया जाता है लार के अंदर ना। एंड शेष में सब आ रहा है, शेष भाग में, शेष में तीसरा में क्या आएगा, शेष में तीसरा में आता है, इसके अंतर्गत कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम, एंजाइम कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो आइए हम लोग समझते हैं। मुख्य रूप से दो तीन एंजाइम पाए जाते हैं मुख्य रूप से। सबसे पहला का नाम होता है टाइलिन, टाइलिन या इसी को बोलते हैं लार एमिलेज, लार एमिलेज, या इसी का एक और नाम होता है अल्फा एमिलेज, अल्फा एमिलेज। और एक और एंजाइम पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। अब हम एक एक करके समझेंगे एंजाइम के काम। सबसे पहला पॉइंट समझेंगे टाइलिन का क्या काम होता है, उसके बाद लाइसोसोम को क्या काम होता है, लाइसोजाइम का क्या काम होता है, ये सारा चीज समझेंगे। तो जल कितना परसेंट था, 99%। शेष भाग 1% में क्या है, म्यूकस, ये भी भोजन को चिकना बनाता है। मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। एंजाइम जैसे कि दो प्रकार के एंजाइम होता है, पहला एंजाइम का नाम होता है टाइलिन और दूसरा का नाम होता है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम के बारे में आइए हम यहाँ पर बता दे रहे हैं लाइसोजाइम क्या होता है, उसके बाद हम टाइलिन पे एक विशेष टिप्पणी देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लाइसोजाइम, लाइसोजाइम के बारे में पढ़ लेते हैं। एक जीवाणु नाशक एंजाइम होता है, कहने का मतलब है भोजन के साथ आने वाले जीवाणु को नाश करता है, जीवाणु नाशक एंजाइम, जीवाणुनाशक एंजाइम होता है। जीवाणुनाशक एंजाइम बोले तो भोजन के साथ जितने भी जीवाणु जाता है, वैसा थोड़ी है कि भोजन थाली में है, हाथ हम लोग लेके गए तो मुख में गया तो उसके साथ कुछ एंजाइम, कुछ कीटाणु नहीं जाते होंगे, छोटे छोटे हानिकारक सूक्ष्म जो प्रवेश कर जाते हैं। तो क्या करता है लाइसोजाइम, क्या करता है उसको ढूंढ ढूंढ के मारता है मुकुआ में, क्यों, ताकि वो हम लोग के शरीर के अंदर जाके बीमारी पैदा ना करे। तो लाइसोजाइम क्या, कौन सा एंजाइम होता है, जीवाणुनाशक एंजाइम होता है, जीवाणुनाशक एंजाइम है जो भोजन के साथ आने वाले, जो भोजन के साथ आने वाले, आने वाले जीवाणु को, जीवाणु को मारता है, मारता है। क्लियर है सबको। जीवाणुनाशक एंजाइम कौन होता है, लाइसोजाइम, भोजन के साथ आने वाले जीवाणु को क्या करता है, मारता है। क्लियर है सबको। ये शिकारी जानवरों में सबसे अधिक पाए जाते हैं, शिकारी जानवरों में अधिक पाए जाते हैं। ऐसा जानवर जो शिकार करके अपना भोजन करता है उसमें अधिक पाया जाता है लाइसोजाइम, अधिक पाए जाते हैं। क्यों भैया, इसका रीजन क्या है, शिकारी जानवरों में क्यों अधिक मात्रा में, क्योंकि शिकारी जानवर तो कोई जीव जंतु का शिकार करके खाता है ना, तो उसमें और ज्यादा मात्रा में जीवाणु विषाणु होंगे जो उसके पेट के अंदर जाएंगे, तो इसलिए लाइसोजाइम शिकारी जानवर में अधिक होता है। इसलिए शिकारी जानवर को देखे होंगे, कुत्ता इस सब को देखे होंगे कि जब वो शिकार करता है तो उसमें ढेर सारे हानिकारक जीवाणु है, अरे है कि नहीं है, ढेर सारे हानिकारक जीवाणु है। मुख में गया, मुख में जाने के बाद क्या जो खाया है शिकारी जानवर, क्या उसके अंतर्गत भी कीटाणु विषाणु आएगा, जो जीव मरा हुआ है उसमें तो ढेर सारा जीवाणु बैक्टीरिया है, अब जो खाएगा उसमें भी आएगा। तो लाइसोजाइम क्या करता है, उसको मारने का काम करता है। शिकारी जानवरों को तो किसी को भी खा लेते हैं। और एक और बात तो याद रखेगा, शिकारी जानवर में अधिक होने के कारण ही शिकारी जानवर अपने घाव को सिर्फ चाट करके ठीक कर लेते हैं। जैसे हम लोग भी देखे होंगे बचपन में, जब हाथ उठ कट जाता था, खेलने उलने जाते थे तो कट उठ गया हाथ उठ, तो थूक लगा करके उसको पर धूरी में लगड़ लेते थे। थूक लगा लिए तो कौन सा एंजाइम आकर के मिक्स हो गया, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम आया और लाइसोजाइम एंजाइम घाव को ठीक करने में मदद करता है। शिकारी जानवर को घाव होता है, कुत्ता उत्ता का घाव होता है, देखिए वो चाटने लगता है घाव को। चाटता क्यों है, क्योंकि उसके लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम है, और लाइसोजाइम नामक एंजाइम की उपस्थिति होने के कारण ही उसका घाव ठीक हो जाता है, चाट जाता है। तो क्लियर है सबको। तो ये शिकारी जानवरों में अधिक पाए जाते हैं, जिसके कारण ये शिकारी जानवर क्या करते हैं, शिकारी जानवर घाव को ठीक करते हैं लाइसोजाइम के कारण।
शिकारी जानवर घाव को ठीक करते हैं, ठीक करते हैं। इसी एंजाइम के कारण घाव को ठीक करता है शिकारी जानवर। क्लियर है सबको यहाँ तक? हम लोग कभी कटता होता है तो नहीं थूक लगा लेते हैं, थूक में कौन सा एंजाइम है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम होने के कारण वो घाव ठीक हो जाता है। खेलने उलने जाते हैं, कट उठ जाता है तो ऐसे ही हम लोग ठीक कर लेते हैं, धुरी में लगा के ठीक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लाइसोजाइम एंजाइम है, इसलिए ठीक कर लेते हैं। कुत्ता ही सबको देखोगे अपने घाव को मुंह से हमेशा चबाते रहता है, क्योंकि कुत्ता इस सब के लार में एक लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है जो उसके घाव में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है और घाव को ठीक कर देता है। क्लियर है सबको लाइसोजाइम? अब आइए टाइलिन के ऊपर समझ लेते हैं, टाइलिन का क्या काम होता है, टाइलिन एंजाइम का क्या काम होता है। तो सबसे नेक्स्ट जो एंजाइम है उसका नाम है टाइलिन। टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम का काम होता है कार्बोहाइड्रेट, बोल लीजिए कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च इत्यादि का पाचन करना, इत्यादि का पाचन। इस बात को याद रखेगा, हम पीछे पढ़ाए थे मुख गुहा तो बताए थे इससे पहले की क्लास में कि मुख गुहा में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। अब हम बोले थे उस टाइम कि कौन करता है, बताएंगे कौन करता है, यह नाम आ गया। कौन सा एंजाइम? टाइलिन नामक एंजाइम किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च इत्यादि का पाचन करता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन नामक एंजाइम किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च इत्यादि का पाचन करता है। क्लियर है सबको? कार्बोहाइड्रेट स्टार्च बोले तो जटिल शर्करा भी बोल सकते हैं हम लोग, जटिल शर्करा, जटिल शर्करा का पाचन कौन करता है? टाइलिन एंजाइम। करके किस में बदलता है? तो सबसे पहले हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, और हो गया हमारे पास स्टार्च और जटिल शर्करा, सब एक ही नाम है, जटिल शर्करा। जब इस पे टाइलिन एंजाइम कार्य करता है, टाइलिन, टाइलिन एंजाइम, तो टाइलिन एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर में, सिंपल शुगर। सिंपल शुगर बोले तो माल्टोज, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। जब टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए देखेंगे जब हम लोग अच्छा से माल्टोज के कारण ही, इस टाइलिन माल्टोज के कारण ही हम लोग का भोजन थोड़ा सा मीठा लगने लगता है अधिक चबाने के बाद। लगता है कि नहीं लगता है? अब आइए इसी बात में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को सीखते हैं। टाइलिन नामक एंजाइम का क्या काम हुआ? टाइलिन नामक एंजाइम का काम है कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, वसा इत्यादि का पाचन। ये कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को जटिल शर्करा का पाचन टाइलिन एंजाइम करके सिंपल शुगर, कहने का मतलब है जटिल को सरल शर्करा में कन्वर्ट कर देता है, सरल शर्करा बोल लीजिए या इसी को बोल लीजिए क्या? माल्टोज। या इसी का एक और नाम क्या था? इसी का एक और नाम बताया है एमाइलेज, लार एमाइलेज, सॉरी लार एमाइलेज, लार एमाइलेज, या इसी का एक और नाम होता है अल्फा एमाइलेज, एमाइलेज। क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं नहीं होना चाहिए। इसी टाइलिन एंजाइम के कारण ही भोजन का स्वाद मीठा हो जाता है, भोजन का स्वाद मीठा हो जाता है। भोजन का स्वाद कैसा हो जाता है? मीठा। भोजन हल्का हल्का मीठा लगने लगता है हम लोग को। क्लियर है सबको? उम्मीद करते हैं किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, आशा करते हैं यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। आइए हम लोग एक बार फिर से लार का संगठन हम लोग पढ़ लेते हैं। लार के संगठन में जल कितना परसेंट होता है? 99%। शेष एक भाग में म्यूकस, मिनरल्स, एंजाइम पाए जाते हैं। म्यूकस बोले तो भोजन को चिकना बनाता है, मिनरल्स बोले तो सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, और एंजाइम बोले तो लाइसोजाइम और टाइलिन नामक एंजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणुनाशक एंजाइम होता है जो भोजन में के साथ आने वाले जीवाणु को मारता है। शिकारी जानवर में अधिक होते हैं, इसी के कारण शिकारी जानवर अपने घाव को ठीक कर लेते हैं अपने लार से चबा करके।
टाइलिन नामक एंजाइम के ऊपर बात करते हैं, तो टाइलिन नामक एंजाइम को ही हम लोग बोलते हैं लार एमाइलेज या अल्फा एमाइलेज। एनसीईआरटी लिखता है इसको लार एमाइलेज या अल्फा एमाइलेज ना, एनसीईआरटी के अनुसार ये वर्ड हो गया। अब ये किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च इत्यादि का पाचन करता है। जटिल शर्करा भी बोल सकते हैं। ये सबको कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, जटिल शर्करा इत्यादि सबको टाइलिन एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देता है? सबको कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर में, यानी मतलब है सरल शर्करा में कन्वर्ट करता है। इस सरल शर्करा को माल्टोज कहा जाता है। तो अब देखिए कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट नहीं रहा, अब किस में चेंज हो गया है? माल्टोज में कन्वर्ट हो गया है। इसी टाइलिन नामक एंजाइम के कारण भोजन का स्वाद हल्का सा कैसा होता है? मुख में मीठा हो जाता है। तो ये जो टाइलिन नामक एंजाइम भोजन का पाचन करता है, तो कितना परसेंट भोजन का पाचन करता है? ये मात्र 30% भोजन का पाचन करता है, सॉरी 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, इसके ज्यादा नहीं करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है? 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग दैनिक जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं, इतने बिजी हो गए हैं कि अच्छा से चबाने का वक्त ही नहीं मिलता है हम लोग को। सही से भोजन हम लोग चबा करके खाते ही नहीं है, बल्कि भोजन को सही से चबा करके खाना चाहिए ताकि टाइलिन एंजाइम सही से मिल जाए भोजन में, और लाइसोजाइम भोजन के साथ जितना भी कीटाणु आया उसको सही से मार सके। इसलिए भोजन को हमेशा चबा करके खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? सबसे पहला बात तो दांत से एक्टिविटी होगा, दांत अच्छा से काम करेगा उसको चबाने में। एंड सेकेंड पॉइंट क्या होगा, उसमें जो भी चावल रोटी खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट होने के कारण टाइलिन एंजाइम सही से मिक्स होगा मुख के अंदर, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन सही से होगा। क्लियर है सबको? और भोजन के साथ जो हानिकारक जीवाणु आया है उसको लाइसोजाइम सही से मारने का काम करेगा। इसलिए भोजन को हमेशा क्या करके खाना चाहिए? चबा करके खाना चाहिए। उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर सबको समझ में आया होगा। ये यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो गया है? माल्टोज में। हम अपने लेक्चर को यहीं पास खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। थैंक्स।